हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हाई स्कूल का बोर्ड पेपर आने वाला है। तो उसी को देखते हुए हम हाई स्कूल का अनसाल्ड पेपर जो अग्रवाल का है वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं ये मैथ का अनसाल्ड 2024 का सेट नंबर 1। पहले हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद देखते हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बहुविकल्पीय का। देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। फिर से देखते हैं, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। अगर बहुपद की घात 3 है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। अगर बहुपदों की घात 2 है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। यानी बहुपद की घात जितनी होगी शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो पहले वाले में आंसर सही होगा बहुविकल्पी के बी वाला। यानी पहले में जो आंसर होगा वो बी वाला होगा 3। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कितना होगा, 2 सत्ते 14, यहाँ 70 आ गया। फिर 2 से हम इसको जब काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। फिर कितने से काटेंगे, 5 से काटेंगे। फिर कितना हो गया, 5 सत्ते 35। फिर कितने से काटेंगे, 7 से। यानी अगर हम देखें क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो अगर हम देखें 2 तो 2 बार है तो इसकी पावर हम लगा देंगे और यहाँ 5 गुणे 7। यानी अगर देखें हमारा चारों ऑप्शन में सी वाले ऑप्शन में 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 है। तो इसीलिए दूसरे वाले प्रश्न में सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। एक अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर बहुविकल्पी का। कह रहा है कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है बोर्ड पेपर में। तो जब भी आपसे भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में संबंध पूछता है तो इसके लिए फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल। तो सवाल नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन सही है, जिसमें है भाज्य भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। यानी ऑप्शन सी सही है। यानी तीसरे वाले में कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। ठीक। इसके बाद सवाल नंबर 4 देखते हैं। लिखा है रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। एक समीकरण और दिया गया है -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल क्या होगा। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तब देखते हैं इसमें क्या होगा। यानी पहला समीकरण दिया गया है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। एक तो ये है। दूसरा इक्वेशन दिया गया है -3x और -6y प्लस 1 बराबर 0। ठीक। देखते हैं अगर हम इसको कंपेयर करा दें किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, पहले इक्वेशन को। तो अगर हम देखते हैं a1 की वैल्यू कितनी होगी, अगर कुछ नहीं है x के आगे तो 1 होगा। और अगर यहाँ देखें b1 की वैल्यू कितनी होगी 2 और c1 की वैल्यू कितनी होगी 5। अगर दूसरे इक्वेशन को हम कंपेयर कराएं इसी से a2x, अगर ये दूसरा इक्वेशन है यानी दूसरा समीकरण है तो यहाँ जहाँ a1 था हम वहाँ क्या मान लेंगे, a2 मान लेंगे। यहाँ होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर हम ये देखें यहाँ x और a2 के स्थान पर कितना है, a2 बराबर -3 और देखें b2 का मान कितना होगा -6। b2 का मान कितना होगा -6 और देखें c2 का मान कितना होगा, c2 का मान मेरे ख्याल से होगा 1। अब देखते हैं आखिर इसका हल क्या होगा। हल के लिए हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं, a1 बटे a2। अगर a1 बटे a2 की वैल्यू देखें, यहाँ a1 का मान 1 है और a2 का मान कितना है -3। अगला देखते हैं, अगर हम देखते हैं b1 बटे b2 का मान कितना है, b1 का मान है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है, मेरे ख्याल से 6। अगर इसको डिवाइड कर दे -6 है
तो यहाँ कितना होगा 2/3 यानी B1/B2 की वैल्यू भी कितनी आएगी -1/3। अच्छा C1/C2 की वैल्यू देख लें। अगर हम देख लें C1/C2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू कितनी है 5 और C2 की वैल्यू 1, यानी अगर इसमें हम देखें क्या आएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है किसके C1/C2 के। यानी अगर इस पूरे सवाल में हम देखें A1/A2 का मान कितना था -1/3 और B1/B2 का मान कितना था -1/3, C1/C2 का मान कितना है 5/1। यानी हम कह सकते हैं A1/A2 बराबर होगा किसके B1/B2 के बराबर होगा, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या आता है कि जो है कोई हल नहीं होगा। अब चारों ऑप्शन में देखो क्या है, चारों ऑप्शन में है पहला तो है अद्वितीय हल, दूसरा है 2 होंगे, तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, चौथा ऑप्शन है यानी डी वाला उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए कोई हल नहीं होगा, यानी किसी ऑप्शन में नहीं, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। और डी वाले ऑप्शन में क्या लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं इसके बाद वाला सवाल देखते हैं। समांतर श्रेणी का सवाल है। लिखा है समांतर श्रेणी -5, -1, 3 और 7 ... का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सार्व अंतर का मतलब होता है सारे पदों का अंतर। तो अगर हम ये देख लें पहला पद, पहले पद को हम क्या मानते हैं a, तो पहले पद का मान कितना होगा -5 यानी A1 का मान। अगर हम दूसरे पद का मान देखते हैं कितना है -1। अगर सार्व अंतर यानी d का मान निकालें, यानी सार्व अंतर को हम क्या कहते हैं d। सार्व अंतर यानी d का मान अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देते हैं। तो दूसरा वाला पद -1 है और पहला वाला पद क्या है -5, क्योंकि घटाना है तो माइनस यहाँ रहेगा -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यानी देखेंगे कितना आ गया 4, यानी सार्व अंतर जो है हमारा कितना आ गया 4। ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तीकर कितना होगा। विविक्तीकर बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, इससे हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो यहाँ तो बिल्कुल फार्मूला ही दे दिया गया है। विविक्तीकर का वैसे फार्मूला होता है d = b² - 4ac। तो b² - 4ac कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में तो b² - 2ac है, ये तो होगा नहीं। b² + 4ac ये भी नहीं होगा, b² - 4ac ये ऑप्शन नंबर सी है, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। यानी सवाल नंबर 6 का सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है कह रहा है दो बिंदु दिया गया कितना 2,3 और 4,1 कह रहा है कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले अगर कभी भी दो बिंदु हमें दिए जाते हैं और उनके बीच की दूरी निकालना है तो उसके लिए हम पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या होता है, पहले हम सबका मान लिख लेते हैं। x1 का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना है 4 है, y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान कितना है 1। अगर बीच की दूरी आपसे कभी भी पूछे तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है बीच की दूरी को वैसे हम d से लिखते हैं, d से डिस्टेंस, और इसका फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं d बराबर, और अगर हम यहाँ देखते हैं x1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x2 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 1 का होल स्क्वायर। अगर हम d बराबर देखते हैं अंडर रूट कितना हो गया
अगर 2 में से 4 जाएगा, क्योंकि यहाँ कितना फिर बचेगा, -2। -2 कैसे आया, कभी भी अगर छोटे वाले में से बड़ा वाला घटाते हैं तो बड़े वाले का चिन्ह लगता है, तो यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस यहाँ 3 में से जब 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ हम चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर करेंगे प्लस ही हमेशा होता है, तो 2 दूनी 4 और यहाँ 2 दूनी 4। अगर हम 8 का देखें, यहाँ कितना हो गया 8, और 8 का अगर करनी बनाएं तो इसको कितनी बार लिखा जा सकता है, 8 को 2 बार, और इसका पेयर बन रहा है, 2 को बाहर निकाल लो 2, यानी बीच की दूरी कितनी आ गई, 2√2। और 7वें वाले सवाल में बी वाला ऑप्शन सही है, यानी बी वाला ऑप्शन क्या है, 2√2। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये वाला भी। देखते हैं 3x² - 12x लिखा है, 3x² - 12x + m बराबर 0 + m बराबर 0 का के मूल बराबर है, यानी इसके जो मूल हैं बराबर है, तो m का मान बताओ। वैसे अगर हम देखें ये विविक्तीकर से फार्मूला लगेगा, लेकिन पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। ax² + bx + c बराबर, अगर 0 से हम क्या कर दें, तुलना कर दें, तुलना करने पर जब हम तुलना कर देंगे a बराबर देखेंगे कितना मिल गया हमें 3, b की जगह पर कितना है -12 और c की जगह पर कितना है m। कभी भी अगर कहता है कि मूल बराबर है तो मूल बराबर होने का मतलब जो विविक्ति कर है हमारा वो क्या आएगा, 0। तो यानी अगर हम देखें d बराबर b² - 4ac है तो इसका मान क्या आना चाहिए, 0, यानी b² - 4ac। अगर 4ac को इधर लेकर जाओ तो b² बराबर 4ac। b की वैल्यू अगर ऊपर देखिए कितनी है, -12 का स्क्वायर, 4a का मतलब कितना है 3, और c की वैल्यू कितनी है m। अगर 12 का स्क्वायर करें तो 144 होगा, और 4 3 12 m, और ये अगर यहाँ m की वैल्यू निकालें तो 144/12, 12 बराबर कितना होता है 144, तो m बराबर कितना हो गया 12। तो यानी m का मान कितना आ गया 12, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, डी वाले ऑप्शन में 12 है तो डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, एक सवाल नंबर 9 दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। सवाल पढ़ते हैं फिर से। कह रहा एक समबाहु, समबाहु का मतलब, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। तो एक समबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं, ये मान लेते हैं इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, कितना है 2a 2a, और ये भी कितना है 2a। हम इस त्रिभुज को कुछ मान लेते हैं, इसका नाम ABC। ये कह रहा उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। शीर्ष लंब का मतलब ये होता है किसी भी एक शीर्ष को उठा ले और लंब हम गिरा दें, तो ये शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है। अच्छा देखिए, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। अगर ये वाली भुजा पूरी 2 है और अगर यहाँ से इस पर लंब गिरा रहे हैं तो इसका मतलब ये 2a है, तो ये कितना हो जाएगा a, और ये भी कितना हो गया a। ठीक, अगर हम पाइथागोरस, ये कितने 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा क्योंकि लंब है, तो अगर 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और ये हो गया आधार, और ये हो गया लंब, और लंब का मान ही हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लंब का मान, तो अब हमें निकालना पड़ गया, और आधार का मान कितना दे रहा है a, क्योंकि ये पूरा 2a था और ये आधा आधा आपस में बढ़ गया, तो a का मान कितना हो गया a, और कर्ण का मान कितना हो गया 2a, और फार्मूला क्या होता है कर्ण का, पाइथागोरस फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण का मान देखें तो कितना है 2a का स्क्वायर, लंब का मान तो हमें निकालना ही है, और आधार का मान कितना है मेरे ख्याल से a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर इसका मतलब 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a के स्क्वायर का a स्क्वायर।
यहाँ लंब स्क्वायर निकालना है और यहाँ ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर को इधर ले आए तो 4a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो 4a में से एक स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा 3a स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। जब इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे यानी करनी करेंगे तो लंब अंडर रूट कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। ए तो बाहर आ जाएगा लेकिन 3 बाहर नहीं आ पाएगा, यानी जो प्रत्येक शीर्ष लंब होगा वो कितना होगा अंडर रूट ए अंडर रूट 3। अब शीर्ष लंब कोई भी हम मान लेते हैं, हम चाहे ए से मान लें, चाहे बी से मान लें और चाहे सी से मान लें। ठीक, समझ में आई। यानी ये कौन सा ऑप्शन सही होगा सवाल नंबर 9 में, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, देखते हैं इसके बाद अगला सवाल। इसके बाद सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक, देखते हैं माध्य। माध्य में सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल तो हमें दिया ही गया है। ठीक, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता, बारंबारता इसको f से भी लिखा जाता है। ठीक, अगर बारंबारता देखें, वर्ग अंतराल पहले देख लेते हैं कितना दिया गया है। वर्ग अंतराल दिया गया है 1 से 3 और कितना 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। बारंबारता कितनी दी गई है इसकी, 3 दिया गया है, इसका 2 और इसका 4, इसका भी 2 और इसका 3। अब कभी भी अगर हमें ये परास दी रहती है, जैसे वर्ग अंतराल दिया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और यहाँ बारंबारता यानी f का मान दिया गया है। तो अगर हमें इसका माध्य, माध्य का मतलब समांतर माध्य निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मध्यमान निकाल लेते हैं। मध्यमान का मतलब मान होता है x का मान। इसका मतलब क्या होगा, x1 और x2 को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। मतलब जैसे 1 और 3 को जोड़ लेंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो गया 4, यानी ये x1 का मान है और ये x2 का मान। और अगर हम 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 होगा और 4 को 2 से भाग करेंगे कितना होगा 2। 5 और 3 कितना होगा 8, 8 को 2 से भाग करेंगे कितना होगा 4। 7 और 5 को जोड़ेंगे 12 होगा, 2 से भाग करेंगे 6 होगा। 9 7 को जोड़ेंगे 16 होगा, 16 को 2 से भाग करेंगे 8 होगा। 11 और 9 को जोड़ेंगे 20 होगा, 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10 होगा। अब एक हम निकाल लेते हैं एफ एक्स का मान निकालते हैं, तो यानी f और x का जो मान आया है उसको आपस में हम गुणा कर लेते हैं। तो 3 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौको 24, 8 दूनी 16, 3 धाम 30। पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये किसका मान है, सिग्मा एफ एक्स का मान। यानी जो f और x को गुणा करने पर आया, जब हम उसको जोड़ेंगे तो उसको हम क्या, पूरे को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने वाले को लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। जोड़ते हैं, यहाँ कितना है 30, 30 10 40, 40 20 60, 60 और ये 66 हो गया, ये कितना हो गया 70, 70 8 78, 78 में 6 जोड़ देंगे कितना हो गया 84। अब हम किसका जोड़ते हैं, सिग्मा एफ का मान। सिग्मा एफ का मान कितना है, मतलब ये 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14 हो गया। अब अगर हमें समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य का मतलब होता है माध्य का मान। समांतर माध्य, इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। हम देखते हैं सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है 84 आया है और सिग्मा एफ का मान कितना आया है 4। तो 14 से काट देंगे, 14 छंग 84, यानी समांतर माध्य कितना आ गया 6। ये वाला ऑप्शन सही है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 6 है और ये डी ऑप्शन है 6 सही है। ठीक, अभी तो 10 ही क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। तब तक के लिए ठीक।